नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग कोल सेक्टर इन इंडिया। आप यहां पे पढ़ सकते हो न्यूज, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कुड बी एट रिस्क ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कोल एंड बिकॉज ऑफ डिलेज इन द कोल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। अब ये स्टडी बताई गई है एक पार्लियामेंट्री पैनल द्वारा, तो हम लोग इस पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट को देखेंगे। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने बहुत सारी स्निपेट्स इस रिपोर्ट से डायरेक्टली ली हुई है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस पार्लियामेंट्री पैनल की क्या ऑब्जर्वेशन थी। यहाँ पे आप एक पेक्यूलियर चीज देख सकते हो और थोड़ा सा सरप्राइज भी हो गए होंगे। अभी तक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कोल की ये बात कर रहे हैं, और जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोगों का फोकस हमेशा होता है रीन्यूएबल एनर्जी पे, राइट। रीन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो आपको लग रहा हो कि हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं शायद, लेकिन इस पैनल ने बताया है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कोल हो रहा है इंडिया में, जिससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेटन हो सकती है। ये क्यों? क्योंकि आज भी जिस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो रही है उसमें से 55% कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही आ रही है। यस, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं रीन्यूएबल की तरफ, लेकिन अभी भी बहुत सारा शेयर कोल एनर्जी से ही आता है। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली इस पैनल ने क्या कहा, क्योंकि इससे हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेगी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एट पॉलिसी लेवल किस तरह से बदलाव लाने चाहिए या फिर क्या बदलाव आने चाहिए, कैसे हमें मिस्टेक से सीखना चाहिए, ये सब चीजें आपको इस डिस्कशन में मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हाल ही में एक पार्लियामेंट्री पैनल जो कोल यूटिलाइजेशन को स्टडी कर रही थी, स्पेशली कोल ब्लॉक्स जो अलोकेट किए गए हैं पावर सेक्टर कंपनीज को। आपको याद होगा इंडिया में कोल सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय कोल इंडिया लिमिटेड, राइट, क्योंकि ये तो इनकी मोनोपोली चलती है, ये हमें पता है। लेकिन 2015 से ही मोदी सरकार ने बहुत सारे कोल ब्लॉक्स थे, उन्हें एलोकेट किया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, स्टेट यूनिट्स हो, सेंट्रल यूनिट्स हो। क्यों? क्योंकि जो पावर जनरेशन कंपनीज है उन्हें कहा कि आप खुद ही कोल माइन कीजिएगा और उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कोल इंडिया लिमिटेड पे लोड कम हो। इसके चलते 2015 से ही ये पॉलिसी आई हुई है। लेकिन इस पैनल ने यह कहा है कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अभी भी काफी हद तक निर्भर है कोल एनर्जी के ऊपर, और जो कोल ब्लॉक्स अलोकेट किए गए थे इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, वहां पे एफिशिएंसी नहीं दिखाई दे रही। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या कहा इस पैनल ने और किस तरह हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मिक्स है, कितने हद तक हम लोग निर्भर है, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए फर्स्ट बात करते हैं that coal still remains very crucial to our energy security। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी इंडिया की जो एनर्जी आ रही है 55% जो आ रही है वो कोल और लिग्नाइट से आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है अभी 23% के आसपास। अब ये तो हो गया 2020 तक का डेटा, यहां पे दिया हुआ है जो मार्च 31 2020 तक का ये डेटा है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा पुश जरूर चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उनकी स्टडी के अनुसार 2030 तक ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से मेजॉरिटी हमारी एनर्जी आती रहेगी 53% 2030 तक। और अगर आप कोल बेस देखिए, कोल की जो हमारी डिपेंडेंसी है वो 32.66% के आसपास आ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा सर 55% से हम लोग कम निर्भर हो रहे हैं 32%, तो कोल ब्लॉक्स या फिर कोल एनर्जी कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे, जस्ट ऑब्जर्व दीज नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर में वो तब भी बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि 2030 तक हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी डिमांड काफी बढ़ती जाएगी। तो कोल जो पावर प्लांट्स अभी जो चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही, उसके साथ हमें और भी ऐड करने पड़ेंगे 2030 तक की हमारी कैपेसिटी को केटर करने के लिए। अब कितना ऐड होगा? अगर हम लोग एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे वो नंबर बढ़ा हुआ है। देखिए अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वो कहते हैं कि अभी फिलहाल हमारी कोल बेस्ड एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है या फिर कोल एनर्जी कितनी आती है, 206 गीगावाट, यानी कि 206 गीगावाट एनर्जी अभी फिलहाल कोल बेस्ड पावर प्लांट से आ रही है। 2030 में वो कितनी होगी? वो होगी 267 गीगावाट। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी डिमांड भी बढ़ी जाएगी 2030 तक, इसीलिए जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स चल रहे हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ और भी थोड़ी सी कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब है 1/3 ऑफ और एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 30 to 32% कोल से ही आएगी। इसीलिए कहते हैं कि कोल पे हम लोग बहुत हद तक निर्भर रहेंगे 2030 तक भी।
अब ये तो पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कोल हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, हम जानते हैं इंडिया में कोल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज, टॉप 10 में तो आ ही जाता है जहां पे कोल रिजर्व्स के मामले। इंडिया की कोल रिजर्व्स कही जाती है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 344 बिलियन, आई एम रिपीटिंग 344 बिलियन टन्स। और एट प्रेजेंट मैंने कहा आपसे कि कोल जो माइनिंग होती है उसकी मोनोपोली किसके पास है? कोल इंडिया लिमिटेड के पास। और कोल इंडिया लिमिटेड और जो दूसरे पावर कंपनी से, पीएसयू से, उनको भी कोल ब्लॉक मिल चुके हैं। तो इंडिया की एनुअल कोल माइनिंग कैपेसिटी कितनी है? ऑन एन एवरेज हम लोग माइन करते हैं 729 मिलियन टन्स, आई एम रिपीटिंग मिलियन। तो ये कितना होगा अगर हम लोग हर साल इतना ही माइन करते चलेंगे? तो ये रिपोर्ट कहती है 400 साल तक हमारी जो कोल कैपेसिटी वो चलेगी, यानी कि अंडर यूटिलाइज हो रहा है। अब इसके अलावा इंडिया में हमारा खुद का कोल तो बहुत पड़ा हुआ है, रिसोर्सेस, माइनिंग कम मात्रा पे चल रही है, कोल इंडिया के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, इसीलिए कोल ब्लॉक अलोकेट किए गए थे। इन सारी चीजों के बावजूद हम लोग कोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कितने हद तक? 16 to 17% कोल इंडिया का इंपोर्ट होता है आज भी। अब ये क्यों होता है? देखिए, इसके दो रीजन है। एक तो कोल इंडिया की इनएफिशिएंसी, यानी कि इनका लोड काफी ज्यादा हो चुका है, मोनोपोली है, इसकी वजह से तो है ही है। ओल्ड कोल माइनिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह चल रही है, ये तो है। बट इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ कोल है वो उतना अच्छा नहीं, यानी कि उसके अंदर फ्लाई ऐश बहुत ज्यादा मिलता है। मेनली हम लोग यहां पे देख सकते हैं बिटुमिनस या फिर लिग्नाइट काइंड ऑफ कोल, लेकिन जो हाई क्वालिटी एंथ्रासाइट कोल होता है वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और सरकार ने 2015 से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उन्हें अनुमति दी है कि आप एंथ्रासाइट मंगाए बाहर से और उसको ब्लेंड करके इस्तेमाल कीजिए हमारे कोल के साथ। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारा इंपोर्ट भी करते हैं। अंडर यूटिलाइजेशन जरूर हो रहा है, हमारी कैपेसिटी और बढ़नी चाहिए कोल माइनिंग की, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी उस पर निर्भर है। 2030 तक का डेटा मैंने आपको दे दिया। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2015 से क्या हुआ, 2015 से कोल ब्लॉक्स अलोकेट किए गए थे पावर सेक्टर कंपनीज को। कितने कोल ब्लॉक अलोकेट किए गए थे? 65 कोल ब्लॉक्स टोटली है हमारे पास। उसमें से 16 कोल ब्लॉक अलोकेट किए गए थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसे कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी जो एनटीपीसी एक सब्सिडरी है, और एनएलसी, राइट, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो है तमिलनाडु को, वहां इन लोगों को कोल ब्लॉक अलोकेट किए गए थे। अब कोल ब्लॉक अलोकेट करने के बावजूद ये लोग कोल माइनिंग नहीं कर पा रहे। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको हाईलाइट किया है। क्यों? बहुत सारी डिलेज चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब यहां पे कोल ही नहीं, इस पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि डिले की वजह से, ओवरऑल डिले की वजह से इंडिया को नुकसान होता है अबाउट 72,630 करोड़ रुपीस का। डिले कहां हो चुका है? देखिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में डिले हो चुके हैं। थर्मल पावर, यहां पे देखिए 30 आउट ऑफ 34 थर्मल प्रोजेक्ट्स हैव बीन डिलेड इन देयर एग्जीक्यूशन। इसके अलावा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में डिले है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में भी डिले है, ये सारी चीजें बताइए। अब प्रॉब्लम है कि इनको कोल ब्लॉक अलोकेट कर दिए गए हैं, तब भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, डिले हो रही है। क्यों हो रही? पार्लियामेंट्री पैनल ने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि लोकल लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है, प्रोटेस्ट हो जाती हैं इनके खिलाफ, या फिर नेचुरल कैलामिटीज इंडिया में ज्यादा है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, मैन पावर उतना नहीं है, और एक और मेजर रीजन है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस में। इसके अलावा एक जो मेजर रीजन हाईलाइट किया वो है लैंड एक्विजिशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इसके लिए यहां पे पार्लियामेंट्री पैनल ने हाईलाइट किया है कि केंद्र सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है परिवेश करके। आई होप कि व्यूअर्स से सुना है, स्पेशली एस्पिरेंट्स। परिवेश इज प्रोएक्टिव रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंस, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको परिवेश के अंदर एक सिंगल विंडो सारी क्लियरेंस मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि आगे चल के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसे परिवेश के अंदर जल्द से जल्द क्लियरेंस दे, ताकि डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ना हो, यानी कि हम लोग जरूर गलतियों से सीख रहे हैं। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन भी आई है। रिकमेंडेशन क्या आई है? कमेटी ने यह हाईलाइट किया है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, जैसे कि एनटीपीसी, डीवीसी, टीएचडीसी, इन सबको प्रोजेक्ट तो दिए हैं, कोल ब्लॉक अलोकेट तो कर दिए गए, लेकिन ये कोल माइनिंग कर ही नहीं पा रहे। ये क्यों? यहां पे एक पॉलिसी लेवल फ्लॉ दिखाई देती है। देखिए, सरकार ने यह सोचा कि पीएसयूज को अगर हम लोग कोल ब्लॉक डायरेक्टली दे देंगे तो ये कोल माइन कर लेंगे और अपने जो पावर प्लांट है उसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल पीएसयूज
किस चीज के हैं, जैसे कि एनटीपीसी, क्या एनटीपीसी को माइनिंग पता है, माइनिंग की एक्सपर्टीज उनके पास है? नहीं। क्या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो डीवीसी पीएसयू है उन्हें पता है कि कोल माइनिंग कैसे करनी है? नहीं। यही हाईलाइट किया है इस पर्टिकुलर कमिटी ने। इस कमिटी ने हाईलाइट किया है कि पीएसयूज को हैंड होल्ड करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को स्टेप इन करना पड़ेगा, दूसरे स्टेक होल्डर्स को स्टेप इन करना पड़ेगा, ताकि मिलकर कोल माइनिंग करें और इनको एक्सपर्टीज दे, ताकि ये आत्मनिर्भर बने इन टर्म्स ऑफ कोल माइनिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की है इस पार्लियामेंट्री पैनल ने। तो इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? अभी भी हम लोग कोल एनर्जी पे निर्भर है। इंडिया में कोल अंडर यूटिलाइज हो रहा है और हमारी पॉलिसी लेवल फ्लॉस यहां पे दिखाई दे रही है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम लोगों ने असेस किए बिना डायरेक्टली कोल ब्लॉक्स अलोकेट कर दिए हैं। अगर हम लोग 5 साल पहले जब से एलोकेशन शुरू हुई थी, तभी जैसे ही आप कोल ब्लॉक अलोकेट कर दोगे, तभी अगर उनकी कोलैबोरेशन हम लोग करा देते मिनिस्ट्री ऑफ कोल के साथ, तो शायद अभी तक सिचुएशन अच्छी होती। बट देर आए दुरुस्त आए। लेट अस होप आगे चल के ये जो सेंट्रल पीएसयू से आत्मनिर्भर बने इन टर्म्स ऑफ कोल माइनिंग, आत्मनिर्भर बने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।